ओके, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने थर्ड यूनिट स्टार्ट की थी। यूनिट थर्ड में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है एक्चुएटर्स की वो हमने समझा था, ठीक है ना। एक्चुएटर है क्या एक्चुअल में? एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी सिस्टम में मूवमेंट या मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, या मोशन के लिए, ठीक है। डिवाइस which is responsible for movement or motion in any system that called actuators। लेकिन इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स क्यों इन्हें बोल रहे हैं? इन्हें इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम उसको एनर्जाइज करने के लिए हम एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज कर रहे हैं, या हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, देन वो एक्चुएटर एनर्जाइज हो रहा है और हमें मूवमेंट मिल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स में जब हमने स्टार्टिंग की थी तो हमने कुछ नाम पढ़े थे। जैसे सबसे पहले जो नाम पढ़ा था, जो टॉपिक, जो डिवाइस पढ़ी थी, दैट इज सोलेनॉइड। सेकंड हमने रिले पढ़ा था। इस तरीके से हमने डायोड तक रीड आउट किया था, ठीक है। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, डायोड के आगे हम चलते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं बीजेटी। बीजेटी बीजेटी क्या है? जनरली जो हम ट्रांजिस्टर वर्ड यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ट्रांजिस्टर वर्ड जो यूज करते हैं वो बीजेटी के लिए यूज करते हैं। जबकि इसकी फुल फॉर्म क्या है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, क्लियर। लेकिन हम इसको नॉर्मली ट्रांजिस्टर कहते हैं कि ये वाला ट्रांजिस्टर इसमें लगा हुआ है, ऐसे ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर बोलते रहते हैं। वो क्या है? अपना बीजेटी ही है, ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके, देखिए इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली थी, सोलेनॉइड के बारे में पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिकल रिलेज के बारे में पढ़ लिया था, डायोड के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है दैट इज बीजेटी। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, बल्कि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इतना जरूरी है समझना कि हाँ, बीजेटी आपके कहाँ सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, आपके माइक्रोट्रॉनिक्स में कहाँ यूज आ सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बीजेटी से। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ ट्रांजिस्टर whose operation depends on the contact made by two semiconductors material। ओके, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर। इसकी दोनों टाइप की प्रॉपर्टी होती है। एक तो कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है, और एक आइसोलेटर वाली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब फिर इसमें दो टाइप के सेमीकंडक्टर थे। एक तो होता है इंट्रिंसिक, जो प्योर होता है, इंट्रिंसिक, और होता है एक एक्सट्रिंसिक। ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। इम्प्योर में भी अपने पास पी टाइप और एन टाइप, ये दो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, आप लोगों ने किसी ने सर्च किया होगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में किस टाइप की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। इट मीन्स ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं या फिर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ये आपको सर्च करके बताना है। अभी भी यही वर्क आपके लिए है कि आप इतना पढ़ें, ठीक है। तब तक हम आगे चलते हैं पीजेटी के लिए। तो its operation depends on the contact made by two semiconductors। Okay, it acts as a switch, amplifier और oscillator। इट मीन्स एक ट्रांजिस्टर को हम एज अ स्विच भी यूज कर सकते हैं, एज एन एम्पलीफायर भी यूज कर सकते हैं, एज एन ऑसिलेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज नोन एज बाइपोलर जंक्शन बाइपोलर ट्रांजिस्टर सिंस इट्स ऑपरेशन रिक्वायर्स टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स। इट मीन्स इसमें, इसको बाइपोलर क्यों कहा जा रहा है? बाइपोलर का मतलब ये है कि इसमें जो
फ्लो ऑफ करंट है, जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, दो चार्ज दो चार्ज कैरियर्स की वजह से हो रहा है। कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा होल्स। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, होल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इन दोनों की रिक्वायरमेंट है हमें इसमें कंडक्शन कराने के लिए, ठीक है, उसके ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। Holes constitute the dominant charge carriers in p-type semiconductors, while electrons are main charge bearers in n-type semiconductor। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो सेमीकंडक्टर के टाइप है वो पी टाइप और एन टाइप है। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें मेजर जो चार्ज कैरियर है वो कौन सा होता है, होल्स होते हैं। ठीक है, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें मेजर चार्ज कैरियर कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? तो जो बीजेटी जो ट्रांजिस्टर हुआ, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सेमीकंडक्टर। फर्स्ट वन इज पी, सेकंड वन इज एन, एंड थर्ड वन इज पी। इट मीन्स पी एन पी। ठीक है, सिमिलरली एन पी एन। तो ये क्या हो रहा है, ये अलग अलग सेमीकंडक्टर मटेरियल है, एक एन टाइप, दो एन टाइप और एक पी टाइप, और यहाँ पर दो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। इनको कंबाइन करके हमने क्या बनाया है, ट्रांजिस्टर बनाया है। क्लियर? जंक्शन कितने बने, एक जंक्शन तो इस वाले पी और एन के बीच में और एक जंक्शन इस वाले पी और एन के बीच में है। तो दो जंक्शन इस ट्रांजिस्टर में होते हैं, J1 एंड J2। क्लियर? अब इनको हम स्ट्रक्चर बेस पे दो टाइप में हमने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज एनपीएन एंड सेकंड वन इज पीएनपी। इसको मैं रब कर देता हूँ, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। एन पी एन, एंड दिस वन इज पी एन पी। ठीक है, इस ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं, ध्यान देना इस बात को। इस ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं, चाहे वो एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो। ठीक है, और उन तीनों के नाम क्या हैं? फर्स्ट वन इज अमीटर, दिस इज एमिटर, this is collector, and this is base। similarly emitter, base and collector। देखिए यहाँ पर आपको नोट है, देखिए एमिटर, कलेक्टर और बेस। सिमिलरली एमिटर, कलेक्टर एंड बेस। एमिटर, एमिटर का क्या वर्क होता है? एमिटर देखिए नाम से समझ में आ रहा है, एमिटर यानी कुछ एमिट करता होगा, यानी एक कैरियर को एमिट करता होगा। ठीक है, ये जो एमिटर है इसमें यहाँ पर एमिटर कौन है, एन टाइप मटेरियल। और एन टाइप मटेरियल के पास एक्सेस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो वाला ये एनपीएन का जो एमिटर है वो क्या एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा। क्लियर? पीएनपी में देखें तो ये वाला एमिटर क्या एमिट करेगा, होल्स एमिट करेगा। ठीक है, कलेक्टर, अब कलेक्टर का काम क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक मूव करके आएंगे, ठीक है, उनको कलेक्ट करने का काम कलेक्टर का है। और बेस क्या कर रहा है, बेस इसको एक रीजन सपोर्ट रीजन प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो उसमें अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करा सके। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से जो होल्स आएंगे वो कौन कलेक्ट करेगा, पी टाइप कलेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए जो एमिटर रीजन होता है, एमिटर रीजन जो होता है वो हैविली डोप्ड होता है। हैविली डोप्ड, डोप, डोप समझते हैं? डोपिंग मींस इम्प्योरिटी ऐड करना, यानी इसमें हम हैविली डोपिंग करते हैं, यानी ये ज्यादा इम्प्योर होता है। ठीक है, जो कलेक्टर रीजन है वो कंपैरेटिवली लाइटली डोप्ड होता है। किसके कंपैरिजन में, एमिटर के कंपैरिजन में क्या होता है, लाइटली डोप्ड होता है। और सबसे कम डोपिंग किसमें होती है, बेस रीजन में। सबसे कम डोपिंग किसमें होती है, बेस रीजन में। तो ये तो डोपिंग के अकॉर्डिंग हमने इसको डिफाइन कर दिया।
लेकिन अगर मैं बोलूं एरिया वाइज, है ना, तो एरिया जो है सबसे ज्यादा किसका होता है? कलेक्टर का एरिया होता है, देन एमिटर का एरिया, देन बेस का एरिया। क्लियर? एरिया सबसे ज्यादा किसका है? कलेक्टर का, फिर दूसरे नंबर पे एमिटर का, देन बेस का। ठीक है। रीजन क्या होता है इस एरिया को ज्यादा रखने का? क्योंकि जब ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इसके पास तक आ रहे हैं उनके पास एनर्जी होती है, और इनको ये कलेक्ट करता है, तो यहाँ पर क्या हीट जनरेशन हो जाता है, और हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम इसको ज्यादा एरिया देते हैं। ठीक है। और सबसे कम एरिया किसका होता है? बेस का। बेस का अगर एरिया हम ज्यादा रख देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करके जाएंगे वो उसको पार ही नहीं कर पाएंगे, है ना, इसलिए इसके एरिया को बहुत कम रखते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि करंट कौन से रीजन में ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा करंट जो होता है वो एमिटर रीजन का करंट होता है। ठीक है। देन कलेक्टर, देन बेस। बेस में करंट सबसे कम होगा। जो हैवीली डोप्ड है उसमें करंट सबसे ज्यादा फ्लो करेगा, उसमें कंडक्शन बहुत इजीली होगा। उसके कंपैरिजन में जो कलेक्टर है वो लाइटली डोप्ड है, उसमें करंट कम होगा। ठीक है। और उसके बाद सबसे कम किस में होगा? बेस में होगा। इसमें एक रिलेशन बनता है, दैट इज आई ई इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी। इट मीन्स एमीटर करंट जो है वो किसके बराबर होता है? कंडक्टर करंट प्लस बेस करंट के बराबर होता है, क्योंकि एमिट करने वाला तो यही है। जब सोर्स ही यही है तो वो करंट, बाकी करंट तो डिवाइड हो रहा है ना, किसमें? करंट और कलेक्टर और बेस में। तो इस तरीके से हम इसके बेसिक को समझ लेते हैं। अब ये जो बीजेटी है ये ऑपरेट कैसे कैसे करता है उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इनके जंक्शंस को बाइसिंग प्रोवाइड कराते हैं। एक वर्ड आता है बाइसिंग। बाइसिंग होता है कोई भी डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराना, है ना, किसी भी सिग्नल में या किसी भी डिवाइस को हम क्या कर रहे हैं? बाइसिंग दे रहे हैं। इसका मतलब वहाँ एक फिक्स्ड डीसी सप्लाई प्रोवाइड करा रहे हैं। अब तीन टर्मिनल हैं और दो जंक्शन हैं। उन जंक्शंस को कनेक्ट कैसे किया जाता है? दो तरीके से किया जा सकता है, या तो फॉरवर्ड वाइसिंग, है ना, या फिर रिवर्स वाइसिंग। रिवर्स वाइसिंग और फॉरवर्ड वाइसिंग हमने डायोड में भी थोड़ा सा पढ़ा था कि फॉरवर्ड वाइसिंग क्या होता है, पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव से कनेक्ट कर दे तो फॉरवर्ड वाइसिंग, और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दे तो फॉरवर्ड वाइसिंग। रिवर्स वाइसिंग में क्या होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, यानी पी टर्मिनल को तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, किसमें? रिवर्स वाइसिंग में। और एन टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें तो क्या हो जाती है? रिवर्स वाइसिंग हो जाती है। फॉरवर्ड वाइसिंग में हो गया पी को, जो पी जो पी टाइप मटेरियल है उसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, और जो एन टाइप मटेरियल है उसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड वाइसिंग हो जाएगी। इसी तरीके से इसको क्या है, डिफाइन किया गया है। कैसे? मैं एक एक्स्ट्रा पेज ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा? ठीक है। दूसरा, जो जंक्शन है, जंक्शन मीन्स पहला जंक्शन एमिटर बेस करंट, एमिटर बेस जंक्शन, और दूसरा जंक्शन क्या है? कलेक्टर बेस जंक्शन। दो जंक्शन बने थे, एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है। फिर इसकी एप्लीकेशन क्या होगी? हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो ट्रांजिस्टर है वो तीन तरीके से काम कर रहा है। ये तो एक्टिव एम्पलीफायर की तरह यूज हो रहा है, या फिर स्विच की तरह यूज हो रहा है, या फिर ऑसिलेटर की तरह यूज हो रहा है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन, दैट इज एक्टिव मोड। एक्टिव मोड में दोनों ही जंक्शन जो होते हैं वो अलग अलग बाइसिंग से कनेक्ट होते हैं। जैसे
एमिटर वाला जंक्शन है वो होगा फॉरवर्ड बायसिंग से कनेक्ट। क्लियर? फॉरवर्ड बायस्ड होगा एमिटर जंक्शन, और जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है वो क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो वोल्टेज एंड करंट एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। क्लियर? फर्स्ट हो गया एक्टिव मोड। एक्टिव मोड में जंक्शन ईबी जो है वो फॉरवर्ड बायस, और जंक्शन सीबी है जो सीबी मतलब कलेक्टर बेस्ड जंक्शन और ईबी मतलब एमिटर बेस्ड जंक्शन, ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस। सेकंड क्या है? सेकंड है अपना इन्वर्टर मोड। इन्वर्टर मोड में क्या होगा, जो एमिटर जंक्शन है उसको तो हम रिवर्स बायस में करते हैं, और जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है उसको हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस में करते हैं। तो यहाँ पर जो होगा लो गेन एम्पलीफायर बनेगा। ठीक है? थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, सैचुरेशन मोड। सैचुरेशन मोड में क्या होगा, सैचुरेट करना है, यानी दोनों को ही हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस में करते हैं। दोनों ही फॉरवर्ड बायस में हो जाएं तो ये क्या है, क्लोज सर्किट की तरह वर्क करता है। क्लोज सर्किट की तरह वर्क करता है, और हम कह सकते हैं एनालॉग डिवाइसेस में, एनालॉग सर्किट्स में यूज होता है। ठीक है? फोर्थ वन इज कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड, कट ऑफ मोड मीन्स उसको कट करना है। कट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स बाइसिंग यूज करते हैं। दोनों ही जंक्शन पे क्या कर देंगे, रिवर्स बाइसिंग कर देंगे। उसमें ये क्या है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, या फिर हम कह सकते हैं डिजिटल सर्किट में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो ये इसके मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं, किसके, बीजेटी के। क्लियर? तो अपने समझने के लिए इतना सफिशियंट है कि बीजेटी कैसे किस मोड में वर्क करता है। और ये आपको दोनों टाइप बता दिए, एनपीएन और पीएनपी। इसके अलावा हम इनका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं, और इसमें इनपुट करेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखें, इसमें एक चीज और होती है, कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात करें कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि एज ए इनपुट किसको कंसीडर करना है, एज ए आउटपुट किसको कंसीडर करना है, और कॉमन कौन रहेगा। देखिए, इसमें सबसे पहला आता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम बोलते हैं सीबी। क्लियर? फिर आता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम बोलते हैं सी सी। और एक आता है कॉमन एमिटर, सी ई। ठीक है? कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर। ये कॉमन बेस का सेंस ये है कि जो बेस है वो इनपुट और आउटपुट दोनों में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। ठीक है? बेस क्या होगा, ये तो इनपुट हो गया यहाँ पर, है ना, और आउटपुट क्या होगा, ये वाला टर्मिनल हो गया। तो ये क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, कौन, बेस। सिमिलरली अगर कलेक्टर की बात करें, तो कलेक्टर यहाँ पर होगा। ठीक है? इधर बेस और इधर एमिटर। तो जो बेस है वो इनपुट की तरफ काम करेगा, और एमिटर एज ए आउटपुट की तरह काम करेगा। अगर कॉमन एमिटर की बात करें, तो एमिटर जब कॉमन है तो बेस अपना इनपुट इनपुट में रहेगा और आउटपुट में कलेक्टर रहेगा। तो कॉमन कौन सा टर्म है, कौन सा टर्मिनल कॉमन है, उस बेस पर हम कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। क्योंकि किसी को भी हम, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है, किसी भी डायरेक्शन में हम इसमें करंट फ्लो करा सकते हैं। ठीक है? तो कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर, इन बेसिस पे ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ कराते हैं। ठीक है? एक कॉमन जनरल वेवफॉर्म से केवल इतना समझाया है कि
इसमें कौन कौन से मोड काम कर रहे हैं देखिए। हम लोगों ने 3 मोड पढ़े थे बेसिकली। फर्स्ट वन इज एम्पलीफिकेशन मोड, सेकंड वन इज सैचुरेशन मोड, और थर्ड वन इज कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड में दोनों जो जंक्शन है वो आरबी कंडीशन में थे, है ना। और सैचुरेशन में दोनों जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में थे। आरबी मतलब रिवर्स बायसिंग और ये फॉरवर्ड बायसिंग। जबकि एम्पलीफिकेशन में क्या था, सेकंड वाला तो रिवर्स बायसिंग में था और फर्स्ट वाला फॉरवर्ड बायसिंग में था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ प्लॉट किया गया। देखिए यहाँ पर VCE यानी कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, और आउटपुट में क्या है, कलेक्टर वोल्टेज। थायरिस्टर, थायरिस्टर इज अ 4 layered 3 terminal semiconductor device with each layer consisting of alternately n type और p type material। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो थायरिस्टर है उसमें भी तीन टर्मिनल है। फर्स्ट वन इज एनोड, सेकंड वन इज कैथोड और गेट। लेकिन जो इसमें मटेरियल्स हैं पी टाइप और एन टाइप वो ऑल्टरनेटिवली इसमें कंबाइन किए गए हैं। ठीक है, तो 4 लेयर है, 3 जंक्शन है। ठीक है, 4 layered 3 junction 3 terminal device। ओके, थायरिस्टर कैन बी यूज्ड एज द कंट्रोल एलिमेंट for phase angle triggered controllers and also known as phase fired controllers। phase fired controllers में ये एज अ कंट्रोल एलिमेंट यूज होता है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं किसी और अदर तरीके से देखें तो अभी हम लोगों ने ट्रांजिस्टर पढ़ा था, तो PNP ये एक PNP ट्रांजिस्टर हो गया, और NPN ये एक NPN ट्रांजिस्टर हो गया। अगर इस वाले N को इस NPN के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, N के साथ, और इस वाले P को दूसरे ट्रांजिस्टर के P के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, और इसके ये 3 टर्मिनल बना दिया है, तो ये भी क्या है, एक थायरिस्टर की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो ये सिंबॉलिक डायग्राम है किसका, इस कनेक्शन का। लेकिन अगर थायरिस्टर का सिंबॉलिक डायग्राम देखें तो इसमें देखिए डायोड हमने पढ़ा था सबसे पहले। डायोड सिंपल इस तरीके से लाइन थी जिसमें ये पी टाइप मटेरियल, ये एन टाइप मटेरियल, और ये अपना 2 टर्मिनल हो गए। ठीक है, लेकिन थायरिस्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर वही है, बट एक थर्ड टर्मिनल है दैट इज गेट। ओके, ये हो जाएगा एनोड और ये हो जाएगा कैथोड। क्लियर, केस से दिखाएंगे वैसे। कैथोड, एनोड और कैथोड 2 टर्मिनल हो गया, और तीसरा टर्मिनल कौन सा हो गया, गेट हो गया। और तो ये सिंबल भी आपको थोड़ा ध्यान में रखने हैं कि अलग अलग होते हैं ना। अब ये जो थायरिस्टर है वो 3 स्टेट में रह सकता है। 3 स्टेट में मतलब उसकी जो ऑपरेशन है वो 3 टाइप के हो सकते हैं। एक तो होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा, जब हम उसको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, वोल्टेज इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन दैट वुड बी ब्लॉक्ड बाय अ डायोड। मींस अगर हमने इसको वोल्टेज प्रोवाइड किया है ना एनोड और कैथोड पर, आपने कनेक्शन दिया और इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया, इट मींस इसको पॉजिटिव और इसको, सॉरी, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा। रिवर्स बायसिंग में आते ही क्या होगा, ये जो मेन डायोड बन रहा है ना, वो क्या होगा, उसको एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा, और ये ओपन सर्किट होते ही क्या कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा, उसमें कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए बायर डायोड लिखा है, ब्लॉक्ड बायर डायोड, क्योंकि ये जो कनेक्शन बन रहा है वो एक सिंपल डायोड का कनेक्शन बन रहा है, PN वाला, है ना। तो जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, ब्लॉक कर देगा। अब आपने क्या किया, फॉरवर्ड बाइसिंग की। फॉरवर्ड बाइसिंग में भी ब्लॉकिंग मोड आ गया। ब्लॉकिंग मोड कैसे आ गया, कि जो डायोड था वो तो कंडक्ट हो गया। ठीक है, डायोड जो था वो तो कंडक्ट हो गया, लेकिन ओवरऑल थायरिस्टर अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ, है ना, तो उस मोड को हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड बोलेंगे। सिमिलरली फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, देखिए नाम ही आ गया कंडक्टिंग, यानी इसमें कंडक्शन स्टार्ट हो गया। अब थायरिस्टर हैज बीन ट्रिगर्ड इनटू कंडक्शन एंड विल रिमेन conducting until the forward current drops below a threshold value that is holding current। ठीक है, अभी इसके बारे में आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, ये होल्डिंग करंट कहाँ से आ गया। तो ये 3 स्टेट है अपने पास थायरिस्टर की, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में एक सिंपल जो डायोड बन रहा है वो भी कंडक्टिंग मोड में नहीं आता, तो कंप्लीटली ब्लॉकेज जो है वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है।
और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा, डायोड तो कंडक्ट हो गया, मतलब ये जो पहला जंक्शन है वो तो कंडक्ट हो गया, बट ओवरऑल थायरिस्टर क्या है, ट्रिगर नहीं हुआ। फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में क्या होगा, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में हमारा थायरिस्टर जो है कंडक्शन मोड में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका एक छोटी सी वेवफॉर्म है वो समझते हैं। यहाँ पर वेवफॉर्म दी हुई है, यहाँ पर वोल्टेज और करंट में एक ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, जैसे जैसे हम इसको करंट प्रोवाइड कराते हैं, सॉरी वोल्टेज सप्लाई देते हैं, ये धीरे 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 इंक्रीज होता है, और ये कंडक्शन मोड में इतनी इजीली नहीं आता। ठीक है, देखिए गेट करंट को हमने क्या रखा हुआ है, जीरो रखा हुआ है। इस वाले ग्राफ को देख रहे हैं, इसमें गेट करंट को क्या है, जीरो रखा हुआ है। तो ये धीरे 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 हम इसको इंक्रीज करते जाते हैं और बहुत माइन्यूट सा करंट धीरे धीरे इसमें फ्लो होने लगता है। और ये एक कंडीशन में आके जा एक कंडीशन ऐसी आती है जब ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं उसको, इसमें कंडक्शन स्टेट में आता है और एकदम करंट फ्लो कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो करंट आ गई, एक तो लैचिंग करंट आ गई और एक हो गई होल्डिंग करंट। लैचिंग करंट का मतलब ये है कि वो मिनिमम करंट जब जो थायरिस्टर है वो कंडक्शन मोड में आए, जस्ट आने वाला हो, ठीक है ना, वो मिनिमम करंट हो गई या मैक्सिमम करंट हो गई। ठीक है, और होल्डिंग करंट कौन सी होती है, होल्डिंग करंट वो होती है कि अगर हम गेट सप्लाई हटा भी दें तो भी जो थायरिस्टर है वो कंडक्शन मोड में रहे, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, तो मिनिमम अगर यहाँ तक इसकी होल्डिंग करंट है तो वो कंडक्शन मोड में रहेगा। लेकिन इससे जैसे ही करंट कम होगी वो क्या हो जाएगा, वापस से ब्लॉक वाली कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये पीरियड, ये जो टाइम है ना, ये जो ड्यूरेशन है, इसको अगर हम कम करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो गेट टर्मिनल था उस पर भी सप्लाई प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे ही उस पर सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं तो ये जो पॉइंट देर में आ रहा था वो क्या हो जाता है, जल्दी आना शुरू हो जाता है। और अगर बहुत ज्यादा सप्लाई करंट प्रोवाइड करा दे गेट टर्मिनल पर तो ये इजीली कंडक्ट पोजीशन में, इस कंडक्ट स्टेट में आ जाता है। और जस्ट अगर इसके रिवर्स देखा जाए तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि पहले तो यहाँ पर कोई कंडक्शन होता नहीं रिवर्स वोल्टेज में, है ना, लेकिन जब रिवर्स वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है उस केस में क्या होता है, ये जो एक टाइम ऐसा आता है कि एकदम एब्रुप्ट इसमें करंट फ्लो करने लगती है, उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, तो ये इसका वर्किंग हो जाता है किसकी, थायरिस्टर की। एक टर्म और आता है ट्राइएक। ट्राइएक क्या चीज है, दिस इज ट्रायोड फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए ट्रायोड है। दिस इज अ जेनेरिक ट्रेडमार्क फॉर थ्री टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट दैट कंडक्ट करंट इन आइदर डायरेक्शन व्हेन ट्रिगर्ड। ये किसी भी डायरेक्शन में कंडक्ट करा सकता है करंट को, है ना, जब इसकी ट्रिगरिंग हो जाती है तो किसी भी डायरेक्शन में कंडक्ट करा सकता है। इट्स फॉर्मल नेम इज बाई डायरेक्शनल ट्रायोड थायरिस्टर। बाई डायरेक्शनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में इसमें कंडक्शन हो सकता है। ठीक है, और बाइलेटरल ट्रायोड थायरिस्टर। अ थायरिस्टर इज एनालॉगस टू अ रिले। जैसे हमने रिले पढ़ा था उसी का सिमिलर वर्जन कह सकते हैं कि वर्किंग जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वैसा ही होता है। इन दैट अ स्मॉल वोल्टेज इंड्यूस्ड करंट कैन कंट्रोल अ मच लार्जर वोल्टेज एंड करंट। हमने रिले में भी पढ़ा था कि रिले को ऑपरेट होने के लिए तो स्मॉल करंट चाहिए था, लेकिन वो कंट्रोल लार्जर करंट को कर सकता है। सिमिलरली ट्राइक में भी क्या है, इसमें एक स्मॉल वोल्टेज चाहिए ताकि करंट इंड्यूस हो जाए और उसके बाद ये लार्जर वोल्टेज और करंट को कंट्रोल कर सकता है। ट्रैक्स आर डिफरेंट फ्रॉम एससीआर। एससीआर फैमिली में आता, एससीआर फैमिली से ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। एससीआर होता है सेमीकंडक्टर कंट्रोल रेक्टिफायर, उनसे ये डिफरेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि ये करंट फ्लो दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड कराते हैं ना, जबकि एससीआर क्या है, सिंगल डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता है। इसका डायग्राम देख लीजिए, दो डायोड जैसे लगे हुए हैं, एक ये और एक इस तरीके से अपोजिट डायोड कनेक्टेड है, और गेट टर्मिनल और A1 और A2 दो एक्स्ट्रा टर्मिनल्स हैं, तो ओवरऑल थ्री टर्मिनल्स हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, दो डायोड की तरह PN। ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं ट्रैक की, ट्रैक्स आर यूज्ड इन न्यूमरस एप्लीकेशंस सच एज लाइट डिमर्स, स्पीड कंट्रोलर्स फॉर इलेक्ट्रिक फैंस एंड अदर इलेक्ट्रिक मोटर्स। लाइट डिमर्स
है ना, स्पीड कंट्रोलर्स में भी यूज होते हैं। इन द मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सर्किट ऑफ न्यूमरस हाउस होल्ड स्मॉल मेजर एप्लायंसेस, जहाँ आजकल जो स्मार्ट होम्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा ट्रैक, उनके जो डिवाइसेस होती हैं कंट्रोल करने वाली, उसमें सबसे ज्यादा ट्रैक का यूज किया जाता है। ठीक है, दे कैन बी यूज बोथ इनटू एसी एंड डीसी सर्किट्स, हाउएवर द ओरिजिनल डिजाइन was to replace the utilization of two SCRs in AC circuits। AC सर्किट्स और DC सर्किट दोनों में ये यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, जो टू SCR जहां जरूरत पड़ती है वहां पर हम क्या है, एक ट्रैक का यूज कर लेते हैं। देर आर टू फैमिलीज ऑफ ट्रैक्स विच आर मेनली यूज इन एप्लीकेशन पर्पसेज। ये दो फैमिली हैं, BT136 और BT139 ट्रैक्स की। इनको हम क्या करते हैं, एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। तो ट्रैक के बारे में इतना सफिशिएंट है, क्योंकि या तो शॉर्ट नोट आएगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल तो बनेगा नहीं, है ना, लेकिन बीजेटी इंपॉर्टेंट था इसलिए उसको थोड़ा डीप में समझाया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मोटर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो भी आपके क्या हैं, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स हैं।